तो नमस्कार हेल्थ पार्टनर्स। मैं सचिन जियोमेट्री क्लिनिक की तरफ से सभी हेल्थ पार्टनर्स का जो है हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ जो है डॉक्टर स्वप्निल सौरभ जो है जुड़े हुए हैं। और इन्होंने हमारे जियो पे रिसेंटली ज्वाइन किया है और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हैं। तो आज हम रूबरू करवाना चाहेंगे हमारे डॉक्टर से। तो डॉक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम चाहेंगे सर कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे हेल्थ पार्टनर्स को बताओ कि आपका एक्सपीरियंस और किस तरह के आप मरीज देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, जरूर। थैंक यू मिस्टर सचिन। आपने जियो के माध्यम से मुझे सारे हेल्थ पार्टनर्स के साथ जुड़ने का एक अच्छा मौका दिया है। तो मैं सबको नमस्कार देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर स्वप्निल सौरभ डेका और मैं रहने वाला हूँ गुवाहाटी, असम का। सो बेसिकली मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ और यहाँ जुड़ के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा पहली बार है यहाँ पे। तो जैसे सचिन जी ने बताया कि इंट्रोडक्शन मुझे देना है यहाँ पे, तो मैंने एमबीबीएस किया है और मैं जनरल प्रैक्टिस करता हूँ। और उसी के साथ मैंने एक फेलोशिप भी किया है डायबिटीज में, जो सीपीटी स्टैंडर्ड्स और यूनाइटेड किंगडम से उसका एक आता है सर्टिफिकेशन। और उसके साथ ही मैंने डायबिटिक न्यूट्रिशन में जो है एक सर्टिफिकेशन किया है। इसके अलावा मैंने और दो कोर्सेज पे अपने आप को अभी मैं जुड़ रहा हूँ। एक तो हो गया आपका पेन मैनेजमेंट, कोई प्रकार का अगर शरीर में पेन हो उसका मेरा एक कोर्स चल रहा है। और जनरल प्रैक्टिस का अगर देखा जाए तो जनरल प्रैक्टिस में सारे जितने जनरल हेल्थ कंडीशंस हो सकते हैं, मेडिसिन के जितने बेसिक कॉमन इलनेसेस हो सकते हैं, उनको मैं देखता हूँ। उसके अलावा जितने स्किन कंडीशंस होते हैं, जनरल स्किन कंडीशंस, इसके ऊपर भी मेरा प्रैक्टिस चलता है। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इंट्रोडक्शन सर। एंड थैंक यू। सर, तो अभी जैसे आपने जियो में जुड़े हो तो जियो प्लेटफॉर्म आपको कैसा लग रहा है कि जैसे हम रूरल हेल्थ केयर पे काम कर रहे हैं और गांव गांव तक ये सर्विसेज पहुंचा रहे हैं। और अभी तक हम हमारे पैन इंडिया में 1600 प्लस क्लिनिक हमारे इंस्टॉल्ड हैं हमारे इंडिया में अभी तक। तो आप क्या विचार है इसके ऊपर कि क्या ये न्यू इनिशिएटिव है, कैसा इनिशिएटिव? नहीं, ये सचिन जी, ये बहुत ही अच्छा है। और टेलीमेडिसिन का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो समागम है, ये अभी देखने को मिला है। कोविड से पहले ये सीन नहीं था। हम्म। जनरली पेशेंट्स का जो एक लेवल होता है, पेशेंट्स क्या सोचते हैं कि मुझे मैं बीमार हूं, मैं डॉक्टर को दिखाने जाऊंगा, क्लिनिक में दिखाने जाऊंगा। हम्म। लेकिन ये जो एक बैरियर बन जाता है, क्लिनिक्स जहाँ पे और उन लोकेशंस में पहुंचना पॉसिबल नहीं होता बहुत पेशेंट्स के लिए। हम्म। और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जियोग्राफी सही नहीं है, रास्ते सही नहीं है, पेशेंट के पास ऐसे साधन नहीं है, और इन साधनों की कमी की वजह से वो अस्पताल नहीं जा सकते, अच्छे डॉक्टरों से इलाज नहीं करवा सकते। तो इस टाइम पे टेलीमेडिसिन और जियो की ये प्लेटफॉर्म ने जो ये लाया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज को। रीजन ये है कि मैं खुद भी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म में काम कर चुका हूँ। हमारे असम में हमारे जो अभी हिमंत विश्वा सर, जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उन्होंने बहुत बड़ा एक ग्रैंड आयोजन किया था, 104 स्वास्थ्य सेवा। और उसके साथ ही और एक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म उन्होंने चालू किया था, सारथी जिसे बोलते हैं। और सारथी में क्या होता था कि टेलीमेडिसिन में जितने रिमोट एरियाज में पेशेंट्स हैं, गांव में हैं, जो शहर में नहीं आ सकते, उन लोगों के लिए, उन लोगों को कुछ डाउट्स हैं, हेल्थ क्वेरीज हैं, पूछना है कि कैसे दवाई खाएं, कैसे पर्ची जो डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिए हैं हमको समझ में नहीं आ रहा, या फिर बेसिक कुछ चीजें हैं, वो हमें कॉल लगाते थे 104 में, और हम जितना हो सके उनकी मदद करते थे। तो पहली बात है। दूसरी चीज ये है कि और मैं टेलीमेडिसिन में और दो प्लेटफॉर्म्स है जहां पे मैं काम कर चुका हूँ, रिमोट एरियाज में, जहां पे एक हेल्थ का टीम होता है, हेल्थ का टीम जिसमें फार्मासिस्ट है, लैब टेक हो गया, सिस्टर है, वो लोग पेरिफेरी में जाते हैं। जाने के बाद पेशेंट आता है, पेशेंट को वो लोग देखते हैं, बीपी नाप लिया, बेसिक ब्लड टेस्ट वगैरह कर लिए, डॉक्टर के साथ ऑडियो या वीडियो कॉल हो जाता था। और जितना हो पाता था हम लोग बेस्ट पॉसिबल एंड अफोर्डेबल ट्रीटमेंट पेशेंट को देते थे।
हाँ, मैं काफी खुश हूँ। जियो ने ये 1600 क्लिनिक का जो आपने मेंशन किया, बहुत ही अच्छा है। और मैं देख पा रहा हूँ कि इतने सारे हेल्थ पार्टनर्स अभी जुड़ चुके हैं, अराउंड 31। तो दिस इज वेरी गुड, और ये अच्छा इनिशिएटिव। तो सर जैसे अभी आप डिस्कस कर रहे थे, तो जैसे जियो एआई भी ऐड कर रही है डे बाय डे। जैसे हमने अभी करंटली जो है फेस स्कैन को जो है ऐड किया है, उसमें 10 वाइटल्स जो है आप लोगों के पास डायरेक्टली मतलब पहुंच जाते हैं। ये आपको हम्म। पेशेंट की एक डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट लिखने में काफी हेल्पफुल रहता है कि आपको जब 10 वाइटल्स आपके सामने रहते हैं कि हाँ कि पेशेंट की ये कंडीशन है। तो उसके ऊपर आपका यस। क्या कुछ विचार है सर, जो एक ये सर्विसेज है? तो अभी देखिए, टेलीमेडिसिन ने नो डाउट बहुत इजी कर दिया है, अफोर्डेबल कर दिया है, लेकिन उसमें भी कुछ त्रुटियां हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। मैं पहले डिसएडवांटेज बोलूंगा, फिर एडवांटेज। हम्म। डिसएडवांटेज ये है कि अब तक पॉपुलेशन में, पब्लिक में जो गांव के लोग हैं, उन लोगों के लिए डॉक्टर जो है फिजिकली देखेगा, पेशेंट को, मरीज को छुएगा, बीपी नापेगा, देखेगा। अभी सडनली 2-3 सालों से ऐसा एक सिचुएशन आ गया है जहां डॉक्टर तो मिलेगा नहीं, लेकिन डॉक्टर वर्चुअली कनेक्ट करेगा। कृतियां या डिसएडवांटेज इसमें यह हो जाता है कि ट्रस्ट, नंबर वन है ट्रस्ट। जिससे मैं पेशेंट बात कर रहा है, क्या वो डॉक्टर है? हम्म। नंबर टू है, पेशेंट आएगा, वीडियो कॉल देखेगा, ऑडियो कॉल देखेगा, पेशेंट अपनी समस्याओं को बताएगा। उसके बाद जो वहां पे टेक्निकल टीम रहती है, वो बीपी वगैरह मेजर करती है, क्या वो सही रिकॉर्डिंग्स है, क्या उसके आधार पर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें सोचनी पड़ेंगी। बाकी आप छोड़ दीजिए, मैं मेन आपको बता रहा हूँ, शुगर नाप लिया, ब्लड प्रेशर नाप लिया, ये तो कॉमन चीज है। दो चीजें, तो ब्लड प्रेशर का रीडिंग कैसे हो रहा है, डिजिटल में है या मैनुअल में है? अगर डिजिटल में है, डिजिटल में रीडिंग ठीक है या नहीं है? तो इन सारे ह्यूमन एरर्स को थोड़ा देखना आवश्यक है, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत ही बेसिक है। गांव में बहुत ज्यादा हम लोग हैवी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, हाई फाई ट्रीटमेंट। हम्म। बेसिक समस्याएं हैं गांव में। एनीमिया है नंबर वन, मेल न्यूट्रिशन है। एनीमिया का मतलब है कि शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं है, खून की कमी है, तो ऐसी चीजें हैं। नंबर टू है कि मेल नरिश्ड है, अ, वो ठीक से खा नहीं पाते, भूख नहीं है। ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं। और नंबर थ्री है हेल्थ अवेयरनेस। छोटी छोटी चीजें हैं जो पेशेंट्स को नहीं पता होती है गांव में, और वो लोग जो है झोला छाप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, या कुछ ऐसी चीजें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, वही है सर। देखो अब कई बार क्या होता है कि वाइटल्स ठीक से नहीं ले पाते, उस चीजों को, उन एरर्स को अवॉइड करने के लिए हम ये नई टेक्नोलॉजी लेके आए ताकि आप लोगों के पास एक एग्जैक्ट रिपोर्ट पहुंचे कि हाँ पेशेंट एग्जैक्ट। की ये कंडीशन है, ताकि आप वो ट्रीटमेंट भी उस वे से दे पाओ कि हाँ ये पेशेंट की कंडीशन है और ये ट्रीटमेंट। यस यस, बहुत अच्छा है। और मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि अभी कुछ टेलीमेडिसिन के कुछ नियम हैं और कानून हैं। जियो प्लेटफॉर्म ने बहुत एक एआई से जुड़ के एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, हम्म। सराहनीय है। लेकिन कुछ टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस है, कैसे केसेस को हम हैंडल टेलीमेडिसिन पे कर सकते हैं, और अगर हम हम्म। नहीं कर सकते हैं, उनको हमें रेफर देना पड़ेगा हायर सेंटर पे। बिल्कुल सर। बहुत ही आवश्यक है ये। हम्म। अभी बेसिक अगर किसी पेशेंट को मान लीजिए वीकनेस है, बुखार चढ़ा है, या गैस की समस्या है, खून नहीं है, ऐसे केसेस को हम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा आता है 1 साल से जो छोटा है, वैसे बच्चे को मॉनिटर करना पड़ेगा। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्रेगनेंसी का अगर कोई केस है, ये हाई अलर्ट केस है। बच्चा 1 साल से छोटा, प्रेग्नेंट महिलाएं जो है, उनका जो है, उनको थोड़ा संभल के देखना जरूरी है। और अगर कॉम्प्लिकेशंस रिपोर्ट में दिखते हैं, तो टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस हमें बताता है कि हमें रेफर करना चाहिए। हम्म। नहीं नहीं बिल्कुल सर, और उसके साथ के साथ में हमारे पास स्पेशलिस्ट कैटेगरी भी है, जैसे यस गायनिक के लिए तो हमारे पास एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। और यस। उस चीज के लिए हमारे पास एस्टेब्लिश्ड क्लिनिक भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे अभी हमारे पास जितने हेल्थ पार्टनर जुड़े हैं, ये हेल्थ केयर में काफी टाइम से काम कर रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी है। तो उसके बेसिस पे जो है हम मतलब मिलजुल के इस चीज को आगे बढ़ा भी पा रहे हैं डे बाय डे। उसके यस। साथ के साथ में हमने जैसे आई स्कैन भी जो है ऐड किया है, जिसमें अभी करंटली जो है कैटरेक्ट डिटेक्ट होता है।
बट हाँ, कमिंग मंथ में हम प्लान कर रहे हैं कि उसमें एनीमिक जैसे कंडीशन है तो वो भी डिटेक्ट हो पाए, एचबी है, वो चीजें के लिए भी हम जो है नई नई चीजें ऐड कर रहे हैं हमारे हेल्थ पार्टनर्स के लिए। तो यस यस। ये सर, और अभी हमने ईसीजी की सुविधा भी जो है प्रोवाइड कर दी, जैसे मतलब कि अगर पेशेंट की कंडीशन कैसी है तो एक डिवाइस है ईसीजी का, वो भी हमारे हेल्थ पार्टनर्स को हमने प्रोवाइड किया है, जो कि क्लिनिक्स के ऊपर, कि वो डायरेक्टली जो है आप लोगों के पास रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं कि हाँ, इस जो हेल्थ पार्ट जो पेशेंट का है वो ये स्टेटस है, आप वहाँ पे ईसीजी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो ये सचिन जी, नहीं। बीच में मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ एक बार, माफ कीजिएगा। नो इश्यू सर। आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म जब से आया है डॉक्टर्स के लिए, लेकिन बहुत अच्छा हो गया है, थैंक यू सर। बहुत अच्छा हो गया है। और मैं देख पा रहा हूँ कि जियो ने भी जो ये पूरा आपने बताया ईसीजी है, सारी चीजें अभी धीरे धीरे यहाँ पे अपडेट हो रही है। जी सर। पहले अलग था। अगर मैं अपने आप को डॉक्टर ना मान के पेशेंट के एंगल से भी, पर्सपेक्टिव से भी देखूं, हम्म। आजकल आसान हो गया है। छोटी छोटी चीजों के लिए जो है हम्म। डॉक्टर आपके फोन पे रहता जी जी सर, बिल्कुल सर। है, फोन से हम लोग कनेक्ट करके अपनी हेल्थ क्वेरीज को पूछ सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है, बढ़ गई अच्छी है। बात। यस। तो पहले ऐसा नहीं था। अच्छा डॉक्टर कौन है, कहाँ पे जाएंगे, डॉक्टर तो वहां 20 किलोमीटर दूर है, तो ये डिस्टेंस का भी गैप जो है और कम्युनिकेशन का, वो भी बहुत कम हो गया है। जी जी सर, बिल्कुल। ये चीजों को थोड़ा सा ना इजी, जैसे अभी मैं गया भी था, हमारे कानपुर में क्लिनिक्स है जहाँ पे मैं विजिट के लिए गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे देख रहा था कि मतलब रोड थोड़े से ऐसे बने हुए हैं कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है वो पॉसिबल नहीं है कि अगर कुछ इमरजेंसी होगी तो वो हॉस्पिटल इतनी जल्दी पहुंच पाए। तो एक वो चीज भी, उन चीजों को थोड़ा हमें कहीं ना कहीं प्राउड भी फील होता है जब हम विजिट के लिए जाते हैं कि हाँ, कहाँ कहाँ पे हमारे क्लिनिक्स हैं, और वहाँ पे हम एक हमारे इतने मतलब एक्सपीरियंस डॉक्टर को वहां पे हम पहुंचा पा रहे हैं, वहां से जो है ट्रीटमेंट दिलवा पा रहे हैं हमारे गांव के लोगों को इंडिया में, तो वो भी कहीं ना कहीं मैं कई बार देखते तो हमें प्राउड फील होता है वो चीजों को देखकर। और नई नई चीजें भी, जैसे अब ईसीजी एक मतलब गांव में एक क्लिनिक पे पहुंचाना, मतलब बहुत पहले लोग बड़ी बात। सोचते भी नहीं थे इस चीज को, अभी हमने बहुत ये बड़ी बात। कर दिया है इस चीज को, यस, कोशिश हम बहुत करके बड़ी रहे। बात। हाँ जी। हम्म। तो इसके लिए तो हमें मोदी साहब को भी धन्यवाद देना चाहिए कि डिजिटल इंडिया का उन्होंने देखा था एक ड्रीम, तो यस। डिजिटल इंडिया हेल्थ में आ गया है, और जियो ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जी जी तो सर। ये अच्छी बात है। जी सर। तो बाकी मैं भी चाहूंगा कि हमारे हेल्थ पार्टनर्स कुछ भी हमारे जो डॉक्टर से पूछना चाहें, उनका मतलब किसी तरह की कोई जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं, तो वन बाय वन जो है अपने आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो। जी अरे जी। मैं सर ये एक चीज़ पूछना चाह रहा था या फिर कहना चाह रहा था, मान लीजिए हम्म। कि जो है तो डॉक्टर साहब को जब भी दिखाया जाता है इसमें, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे अपना आप? मेरी सर नेटवर्क इशू। हेलो। शायद कुछ नेटवर्क इशू है। हाँ। हरीश जी, आपकी आवाज कट गई थी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज आ रही है जितेंद्र जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो आवाज़ आ रही है सर अभी? बढ़िया से बताइए। हाँ सर, ये बोल रहे थे कि जो है तो टेलीमेडिसिन का हम भी यूज कर रहे हैं, और इसके पहले कई और कंपनी का यूज कर रहे थे। उसमें एक लिखा हुआ आता था कि जब भी डॉक्टर साहब लिखते हैं तो उनको ब्रांड नेम ज़्यादा अच्छे से जो है तो पता रहता है, इसी का क्वालिटी पता रहता है, लेकिन शॉर्ट लिखने में थोड़ा सा दिक्कत जाती है, तो वो ब्रांड नेम लिख देते हैं, और उसमें पर्चे में नीचे लिखा रहता है अदर कंपनियों में कि आप इस कंपोजिशन में कोई अदर ब्रांड की मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन जियो में ऐसा नहीं लिखा रहता है। तो इस कंडीशन में कभी मान लीजिए अ, कोई दिक्कत आए तो फिर कहाँ बात करनी चाहिए मुझे, या फिर अदर कंपनी का, जैसे कि अपन मेडिसिन दे रहे हैं, अदर ब्रांड की दे रहे हैं और कंपोजिशन सेम है, और डॉक्टर में जैसे मान लीजिए अमॉक्सिसिलिन लिखा हुआ है, कभी कभी वो क्लेबम लिख देते हैं, है ना, और क्लेबम की जगह पे अपने पास जो है तो अमॉक्सिकाइंड अवेलेबल है, तो ऐसे में पेशेंट को जब हम देते हैं, पेशेंट सोचता है कि डॉक्टर साहब ने जो है तो क्लेबम लिखा हुआ है, ये अमॉक्सिकाइंड दे रहे हैं मुझे, है ना। तो पेशेंट को तो हम समझा देते हैं, लेकिन
कभी कभी पेशेंट नहीं समझते हैं, तो ऐसे में एक लाइन उसमें लिखा आना चाहिए कि आप ये ब्रांड का जो है तो मेडिसिन न मिलने पे सेम कंपोजिशन में कोई भी ब्रांड की मेडिसिन ले सकते हैं, ऐसा लिखा आना चाहिए पर्चे में। ठीक है हरीश जी, इसके ऊपर मैं वर्क करता हूँ, टेक्निकल टीम से बात इसको करवा, ठीक है। क्योंकि टेलीमेडिसिन में और टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस में ऐसा लिखा है कि वो डॉक्टर जितने भी देखो हैं सर, अगर मैं ये आपको एक यूज चीज करते बताना हैं चाहूंगा तो कि जनरली क्या होता है कि जैसे हमारे डॉक्टर्स जो मेडिसिन है ना प्रिस्क्राइब करते हैं, वो अपने एक एक्सपीरियंस के बेस पे प्रिस्क्राइब करते हैं कि उनको लगता है कि हाँ ये कंडीशन है तो ये वाली हाँ, मेडिसिन ही वहाँ पे थोड़ा सा ना रिजल्ट देगी। वो शायद डॉक्टर, मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा अच्छे से बता पाओगे सर कि आप किस बेसिस पे आपको ही थोड़ा पता होगा प्रिस्क्राइब कि करते दवाइयाँ जो है तो हर ब्रांड की हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकती हैं सर, हैं। है ना। सर सर आई एम ऑल्सो क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो आपको अगर अमोक्सिक्लेविन नहीं मिल रही है, ठीक है, और जी आप उसमें केमिकल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, आप कोई और ब्रांड यूज कर सकते हैं सर। समझ रहे हैं सर? नहीं नहीं, दे तो सकते हैं, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग हमारे यहाँ आते हैं तो वो सोचते हैं कि यार जो डॉक्टर साहब ने नहीं, ब्रांड नेम लिखा हो बिल्कुल आप बिल्कुल वो हरीश क्यों जी, दे मैं रहे हैं, आपके आप पॉइंट को समझ गया हूँ और इसको हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। क्या सर। मैं आपके पॉइंट को समझ गया हूँ, इस चीज के ऊपर हम काम करें, जी जी ठीक है। जी जी। तो नवीन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर। हाँ जी सर, बताइए। वो डॉक्टर हाँ, साहब को लाइए लाइन पे। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर साहब जी बोलिए लाइन पे ही हैं। बोलिए बोलिए। सर वेलकम टू जियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डॉक्टर नवीन हूँ, उदयपुर राजस्थान से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं पिछले 3 साल से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ और काफी अच्छे अच्छे हमने पेशेंट ठीक किए हैं, क्रॉनिक पेशेंट। आज ही हमने एक पेशेंट आया था जनरलाइज वीकनेस करके। जब उसको मैंने ओके। एग्जामिन किया तो ट्रेमर्स आ रहे थे उसको। थोड़ी हिस्ट्री ली तो पता चला कि वो वेल्डर है, तो पॉइंट आउट भी नहीं कर पाता, उसका काम सफर कर रहा है। तो वो पार्किंसनिज्म से डायग्नोस हुआ है और वी स्टार्टेड ओके। ट्रीटमेंट। तो दिस काइंड ऑफ पेशेंट वी आर सीइंग ऑन टेलीमेडिसिन। तो आप और मैं मिलके इसको और आगे तक ले जा सकते हैं। तो जरूर जुड़े रहिएगा और मैं 100% आपको पेशेंट रेफर करता हूँ। जरूर जरूर जरूर। आपका डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या बताया था आपने? डॉक्टर नवीन वैष्णव। नवीन जी, थैंक यू नवीन जी। मैं डॉक्टर स्वप्निल, और मैं चाहूंगा कि हम दोनों कोलैबोरेशन में रहें। मैं कुछ आपसे सीखूंगा, हम दोनों कोलैबोरेट करेंगे, बहुत अच्छा थैंक लगेगा। थैंक यू सर। मेरा अभी ब्रदर इन लॉ है, उसने आसाम से किया है एमबीबीएस। ओके, कहाँ से, आसाम से कहाँ से किया है? आसाम में मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, अभी तो उसका एमडी में हो गया है, तो एसएमएस जयपुर से कर रहे हैं वो। और ओके आसाम ओके। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है कोई, वहां से किया है। बहुत अजीब सा बढ़िया, नाम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। राइट सर। बहुत बढ़िया। हम दोनों कोलैबोरेट करेंगे जरूर। और मैं को कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूँ कि आपने पार्किंसन डायग्नोसिस करके आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, बहुत ही अच्छा बिल्कुल। है। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर जो सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। बताइए कैसे हम आपकी असुविधाओं को दूर करें। सर ओल्ड एज में पेशेंट के साथ दिक्कत ये आती है कि मतलब यूरिन का लूज ज़्यादा रहता है, तो हम्म अपन जैसे शुगर ले लेते हैं तो उसके में शुगर नॉर्मल आ रही सर। हम्म। उसके बाद अपन उसको कैसे अनुमान लगाएंगे कि इसको प्रोस्टेट वगैरह हो सकता है सर। अच्छा, तो उसमें दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ओल्ड एज होने से क्या क्या बीमारियां हो सकती है। आपने बहुत सही बोला कि शुगर टेस्ट आप करवा लिए, लेकिन शुगर टेस्ट आप कैसे कर रहे हैं, किस टेक्निक से कर रहे हैं, और कैसे टाइम पे कर रहे हैं। रैंडम ब्लड शुगर में अगर आपका कुछ आता है कि आपको डाउट है कि शुगर हो सकता है, कंफर्म करने के लिए जो है आप HbA1c ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन ये कर सकते हैं, नंबर 1। जी नंबर 2, आप फास्टिंग ब्लड सैंपल ले लीजिए, पेशेंट को 2 घंटा बिठाइए, पोस्ट प्रेंडियल PPBS ये ले लीजिए। उसमें जी अगर डेफिनेट आ जाता है शुगर तो ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। जी जी ये हो गया पहला सीन। दूसरा सीन ये है ओल्ड एज में कि यूरिन आपको देखना पड़ेगा। किस किस ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनका ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है, मतलब मूत्राशय जो है कंट्रोल नहीं है उस पे। जी वो ओल्ड एज के कारण मसल में दिक्कत है, इसी वजह से उनको टेंडेंसी आती रहती है, कंट्रोल नहीं है। ये भी रूल आउट करना पड़ेगा, ये इसको ऐसा है या नहीं। तीसरी चीज ये है कि जैसे आपने प्रोस्टेट के बारे में बताया, बहुत सही बताया कि एक एज के बाद जो है प्रोस्टेटोमेगाली या फिर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया या फिर BPH
या प्रोस्टेट का फूलना, ये तो सारे मेडिकल टर्म्स बोल दिए मैंने, या फिर जी। बीपी। ऐसा अगर होता है तो आपको पेशेंट को हिस्ट्री लेना पड़ेगा कि पेशाब आपको बार बार लग रहा है, बार बार टेंडेंसी है, फ्रीक्वेंसी कितना हो रहा है, खाली खाली पूरा खाली हो गया है, ऐसे ऐसे हिस्ट्रीज आपको लेने पड़ेंगे। और जब ये सब कुछ हो जाए तब आपको इन्वेस्टिगेशंस देना पड़ेगा पेशेंट को। तो ऐसे यूरोलॉजिस्ट के पास इन्वेस्टिगेशन होते हैं, यूरोफ्लोमेट्री होता है, तो ये तो वहां पे पॉसिबल नहीं होगा। यूरोफ्लोमेट्री होने से आप टेस्ट कर सकते हैं कि ये क्यों हुआ है। ओके। जी सर। हाँ, तो आपने शार्क टैंक इंडिया देखा था? अश्नीर ग्रोवर, ये सोनी टीवी में आता था। वहां पे एक एपिसोड है, आप यूट्यूब में देखिएगा। एक डॉक्टर साहब वहां पे गए हैं, यूरोलॉजी के डॉक्टर हैं। उन्होंने एक मशीन आविष्कार किया है जिससे जो है ऐसे केसेस को हैंडल किया जा सकता है। तो आज आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप शार्क टैंक इंडिया में वो यूरोलॉजिस्ट के एपिसोड को देखिएगा डॉक्टर साहब के, तो आपको बहुत एक अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। सर मतलब बहुत सारे पेशेंट आते हैं ना ओल्ड एज में, ये समस्या आती है। मतलब अपन ने HbA1c करवा लिया, अपन करवाते भी हैं और फास्टिंग भी ले ली, रेंडम भी ले ली, उसके बावजूद तो मतलब शुगर आ नहीं रही कहीं से। तो कई बार क्या होता है, सोनो वगैरह भी हो जाती है, तो उसमें भी प्रोस्टेट की समस्या लगभग कभी कभी होती है या नहीं भी होती है सर। तो इसमें लास्ट जैसे में अगर कुछ नहीं निकले, लास्ट में अगर कुछ नहीं निकले, तब ऐसा हो सकता है कि मसल में प्रॉब्लम है। जो मैंने बोला आपको, मूत्राशय में कंट्रोल नहीं है, ये ओल्ड एज में हो ही जाता है किसी किसी का। उसके लिए जी कुछ सर। एक्सरसाइजेस होता है। आ, एक एक्सरसाइज तो है केगल एक्सरसाइज। तो ऐसी चीजों को जो है अगर बहुत ज्यादा वहां आप नहीं कर पाएंगे, तो अगर कुछ भी रिपोर्ट आप करवा लिए, सब इन्वेस्टिगेशन हो गया, सारे नेगेटिव है, तो आप यूरोलॉजी के पास भेज दीजिए, उनके पास है एक्सरसाइजेस, आप भेज दीजिए। ठीक है। वैसे और आप नॉर्मल में। काम कर सकते हैं, और एक काम कर सकते, केगल एक्सरसाइज आप लिख लीजिए एक बार, KEGEL, केगल एक्सरसाइज। जी सर। क्योंकि के सर ओल्ड एज में सारी समस्या होती है, क्योंकि मतलब यंग एज में बहुत कम समस्या होती है। ओल्ड एज में आने के बाद मतलब नींद स्लीपिंग वगैरह बहुत कम आती है, तो नाइट में वॉकिंग वगैरह भी ज्यादा होता है, तो पेशेंट परेशान भी ज्यादा होते हैं। बहुत सारे केसेस आते हैं सर, उसमें पेशेंट शिकायत करते हैं, बोले सब कुछ करवा लिया, उसमें फिर हाइड्रीन वगैरह कुछ टेबलेट लिखते हैं वो, तो उससे थोड़ा रिलीफ आता है सर पेशेंट को, जिसको प्रोस्टेट नहीं रहता उसको भी। नहीं आप, और एक बहुत बड़ी बात है ना, ओल्ड एज में मेरे भी जब नाना नानी दादा दादी थे, वो लोग रात को 2-2 बजे ही उठ जाते थे, 2-2 घंटा सोते थे। एक समय के बाद जो है नींद नहीं आता है, ये सिस्टम ही वैसा है। तो जी एक एज सर। के बाद होना ही है। और गांव में क्या होता है, पेशेंट को दवाई चाहिए, आप एक हरी गोली दे दो, लाल गोली दे दो, पीली गोली दे दो, संतुष्ट है। मतलब ये है कि पेशेंट को अच्छा काउंसलिंग करना पड़ेगा। अगर बहुत कोई अच्छा हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी है, बहुत कोई बड़ा डॉक्टर साहब भी है, तो नहीं होगा। अगर आप अच्छे से उनको काउंसलिंग कर दिए, एक दो दवाई आप लास्ट में लिखिएगा, अच्छे से थोड़ा बात बात कर लिया, अगर कोई बीमारी है ही नहीं, मन की बीमारी है, कुछ है ही नहीं, है ना, तो तो अच्छे से कोशिश बात। अपन कोशिश अपन यही करते हैं पेशेंट को अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले सर। और एग्जैक्टली। जियो प्लेटफॉर्म की वजह से तो बहुत अच्छा फायदा होता है सर। यस यस, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। और बहुत खुश हूँ कि आपने ये बताया, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और आप लगे रहिए, कभी भी कोलेबोरेशन की जरूरत हो तो मैं हूँ ही यहाँ। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत और बहुत कोई हमारे धन्यवाद सर। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नवीन अगेन। नवीन। अच्छे पॉइंट बताए हैं। हाँ हाँ हाँ, जी सर, नवीन बताइए। सर बात करेंगे। हाँ सर, वो डिब्रूगढ़ नाम है उसका, आसाम में डिब्रूगढ़। MBBS जो किया था ना, आपके और आसपास ही है। डिब्रूगढ़। डिब्रू। थैंक हेलो। हेलो हाय। हेलो। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नाम क्या है आपका? सर सचिन गुप्ता। सचिन जी, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन है सर, वो थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का है। सर जैसे मैंने एक इंटरव्यू देखा था सर, उस पे द ललन टॉप पे। हाँ, तो सर उसमें एक मैं भी क्वेश्चन था लंदन कि का, मैं भी देखूँ, बताइए। जी जी सर, उसमें सर एक क्वेश्चन ये था सर कि क्या मतलब गर्ल्स जो होती हैं वो मतलब ड्यूरिंग पीरियड्स प्रेग्नेंट हो सकती है कि नहीं। और सर सेड की यस सर, बट वो मुझे नहीं समझ में आ रहा सर कि हाउ।
कैसे सर हो सकती है ये चीज? मैं आपका सवाल ठीक से नहीं समझा, बताइए। सर मतलब क्वेश्चन ये था कि मतलब ये जो गर्ल्स होती हैं ड्यूरिंग पीरियड शी विल गेट प्रेग्नेंट और नॉट, तो शी सेड यस, बट सर ये इसका सर मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है सर, ये कैसे हो सकती है? बट जो कि सर मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो सर ये जो एग्स होते हैं वो तो सर वो बाहर आ जाते हैं वो ड्यूरिंग मतलब वो ब्लड के थ्रू में, बट सर वो हम्म। कैसे प्रेगनेंसी होल्ड हो सकती है वो चीज? अच्छा, पीरियड में कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है या नहीं, आप वो पूछना चाहते हैं? यस यस सर, यस सर। अच्छा अच्छा। नहीं, लड़की का पहली बात, पहला तो क्या देखना पड़ेगा, प्रेगनेंसी का आप छोड़ दीजिए, एज क्या है वो देखना पड़ेगा। एज, एज। ठीक है, अच्छा फर्टाइल अच्छा। है या नहीं या इनफर्टाइल है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद आप देखिएगा बाकी। तो पहला देख लिया आप एज, यंग एज है, फर्टाइल है, उसको कोई समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, सारे कंडीशंस नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशंस है, पहली बात। दूसरी बात, पीरियड्स के टाइम पे प्रेग्नेंट हो सकते हैं, अगर सब कंडीशन अगर नॉर्मल है तो हो सकते हैं प्रेगनेंसी। लेकिन अगर पोस्ट मेनोपॉजल है पेशेंट, एज पार हो चुका है, तब तो पॉसिबल नहीं। लेकिन और आपने क्या बोला था कि एग्स बाहर आ जाता है, वैसा सीन नहीं है कि आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है? जी जी सर। हेलो? हाँ हाँ जी सर। हेलो? हाँ हेलो। हाँ जी सर, हाँ वॉइस आ रही है आपकी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो पीरियड्स के टाइम पे भी प्रेगनेंसी पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई पेशेंट पीरियड के टाइम पे नहीं है और दूसरे फेज में, पूरे ईयर में आप मान लीजिए, इस महीना, अब अभी तो अक्टूबर चल रहा है, किसी का पीरियड का टाइम चल रहा है, वो फर्टाइल पीरियड है, यूटेरस एक्टिव है, सारे हार्मोन्स एक्टिव है, उस पीरियड में प्रेगनेंसी पॉसिबल है। लेकिन पीरियड खत्म हो गया, खत्म होने के बाद नॉर्मल पे वो चली गई, उस टाइम पे प्रेगनेंसी का जो रेशियो रहेगा या जो चांसेस रहेंगे, उससे ज्यादा जो है फर्टाइल पीरियड में रहेगा, पीरियड के मतलब पीरियड जब होता है तब रहेगा। ये जो साइकिल है, जो प्रोसेस है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझाने के लिए, उसके लिए आपको थोड़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल का बैकग्राउंड जानना पड़ेगा, लेकिन ये पॉसिबल है ओवरऑल। ठीक है? अच्छा अच्छा। हाँ, पॉसिबल है। कोई अगर आपको बोले पॉसिबल है या नहीं, तो पॉसिबल है, ड्यूरिंग पीरियड सर। पॉसिबल है, पॉसिबल है। थैंक यू सर। थैंक यू। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। और कोई हमारे अल्टरनेट जो सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हाँ जी, हेलो। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हेलो। हेलो? जी, आप म्यूट पे हो। हाँ सर, आर यू एबल टू हियर मी सर? I can hear you, yes, I can hear you, but I सर, can't. एक्चुअली आई हैव joined late है, so sir, could you please tell me about diabetic food care? Okay, okay, okay. Your good name? What is your good name? My name is Manish Nath. I am a dentist. I belong to Jaisalmer, Rajasthan. Okay, Jaisalmer. Okay, Dr. Manish. Yes, hi, Dr. Manish. I'm Dr. Swapnil. Nice to Yes, meet you. nice to meet you also, sir. I am a Yeah. dental surgeon. I am practicing in native place, Jaisalmer only. Okay, that's great. Wonderful, wonderful. So, what do you know? What do you want to know about diabetic food care? Should I give you basics? Should I give you Yes, basic? yes, sir, basics. Basics. सर, कैन यू एक्सप्लेन इन हिंदी, क्योंकि सर हमारे और भी हेल्थ पार्टनर जुड़े हुए हैं सर। ठीक है, ओके। सो हमारे डॉक्टर साहब हैं यहाँ जैसलमेर से, वो पूछ रहे हैं डायबिटिक फूड केयर के बारे में। तो डायबिटीज का सवाल मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था, मैं बोलने ही वाला था, ये क्वेश्चन आ गया, अच्छी बात है। तो डायबिटिक फूड केयर के बारे में जब हम बोलते हैं, तो कब आएगा ये? इनिशियली डायबिटीज का जो है, जब शुगर आपके शरीर में डिटेक्ट होता है, इमीडिएटली डायबिटिक फूड केयर नहीं आएगा। डायबिटीज एक क्रॉनिक बीमारी है, बीमारी नहीं बोलेंगे, कंडीशन बोलेंगे। बीमारी बोलने से जो है पेशेंट का साइकोलॉजी थोड़ा चेंज हो जाता है, तो इसको कंडीशन बोलते हैं। तो डायबिटीज एक क्रॉनिक कंडीशन है, बहुत साल लग जाते हैं डिटेक्ट होने में। पेशेंट आएगा, आप कुछ और बीमारी देख रहे थे, अचानक से आपका शुगर लेवल बढ़ गया है, तो पेशेंट को कंफर्मेशन टेस्ट करवा दिए, तो पता चला कि पेशेंट को शुगर है। इसका मतलब क्या है? पेशेंट को जानकारी थी ही नहीं कि शुगर का टेस्ट करवाना है। तो बहुत हमने यही देखा है, मोर देन 70% की पेशेंट अनअवेयर है, वो लोग नहीं जानते कि एक समय के बाद, एक एज के बाद शुगर टेस्ट, पूरे हेल्थ चेकअप में शुगर
एग्जामिनेशन होना ही चाहिए। तो पहली बात तो ये है। और जब शुगर एग्जामिनेशन हो गया उसके बाद क्या हम medicine देंगे उनको या फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे? अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक होता है तो बढ़िया है, और लेकिन अगर मेडिकल ट्रीटमेंट में हम लोगों को मेडिसिन देना पड़े तो मेडिसिन देना पड़ेगा। अब मेडिसिन में हम लोग टैबलेट से स्टार्ट करेंगे या इंसुलिन इंजेक्शन से स्टार्ट करेंगे, केस टू केस बेसिस देखना पड़ेगा। लेकिन प्रेफरेबली अगर उतना हाई शुगर नहीं है और हम लोग लाइफस्टाइल से मैनेज कर सकते हैं, ओरल मेडिसिन या टैबलेट से मैनेज कर सकते हैं, तो वैसा सही रहता है। और अगर ये सारे थेरेपीज फेल हो जाते हैं उसके साथ हम एडिशन करवा देते हैं इंसुलिन को। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज पे। डॉक्टर साहब ने पूछा डायबिटिक फुट केयर। डायबिटीज साइलेंट किलर है, पता ही नहीं चलेगा कहां से क्या हो गया। हेड से लेके टो तक, माथे से लेके पैरों तक, जितने ऑर्गन्स है सब में इफेक्ट करेगा, धीरे धीरे इफेक्ट करेगा। इसीलिए अगर किसी पेशेंट का डायबिटीज या शुगर निकलता है तो आंखों को चेक करना पड़ेगा। रेटिनोपैथी हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, पैरों में चेक करना पड़ेगा, न्यूरोपैथी हो सकता है। तो ये सारे क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन है। बहुत सालों तो डायबिटीज रहा, डायबिटीज ठीक नहीं हो रहा है, शुगर कंट्रोल नहीं है, सो न्यूरोपैथी हो सकता है, नस में दिक्कत होगा जिसे हम न्यूरोपैथी बोलते हैं। इससे क्या होगा, मान लीजिए पेशेंट चप्पल पहन के नहीं जा रहा, खाली पैर से काम कर रहा है, चुभ गया कहीं पे, कुछ चुभ गया तो उसमें घाव लग गया नीचे, पेशेंट को पता ही नहीं कि घाव लग गया, कोई सेंसेशन ही नहीं है पेशेंट को, क्योंकि नर्व्स जो वहां पे हैं, नर्व्स सेंसेशन नहीं ले पा रहे हैं। शुगर के कारण नर्व्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। वो घाव बढ़ता जाएगा, जाके अल्सर बन जाएगा। अल्सर बनने के बाद जो है कॉम्प्लिकेशन शुरू। तो ये नहीं होना चाहिए। और जैसे हमारे डेंटिस्ट डॉक्टर साहब ने अभी पूछा कि फुट केयर में क्या करना है, पहले जो है स्लीपर्स पहनना पड़ेगा, सॉफ्ट स्लीपर्स। ये जरूरी है, किसी पेशेंट को अगर डायबिटीज है तो सॉफ्ट स्लीपर्स पहनने की बहुत ही जरूरी है कि सॉफ्ट स्लीपर्स पहने, नंबर 1। नंबर 2, खाली पैरों से बिल्कुल भी कहीं पे नहीं जाना है। अगर आप गए भी हो तो देखिए कि पैरों में कोई इंजुरी है या नहीं है। अगर कोई इन्फेक्शन पैरों में है तो उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। नंबर 3, मान लीजिए कि पुराना शुगर का केस है, पेशेंट को घाव लग गया है, अल्सर जैसा हो गया है, तो क्या करना पड़ेगा। एक स्पेशलिटी है जिसको हम लोग पोडिएट्रिस्ट बोलते हैं। पोडिएट्रिस्ट का मतलब है जो पैरों को देखते हैं, पैरों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो विभाग जो है पोडिएट्रिस्ट पैरों का ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर पॉसिबल है तो पोडिएट्रिस्ट से एक बार मिल लीजिए, ये भी कर सकते हैं। तो मोस्टली डॉक्टर साहब तो यही कर सकते हैं, प्राइमरीली तो यही पॉसिबल। शायद वो अभी कनेक्टेड नहीं है। और थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और उम्मीद करते हैं कि हमारे हेल्थ पार्टनर्स को भी समझ में भी आया होगा। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर कुछ क्वेश्चन वगैरह कुछ पूछना चाहते हैं हमारे डॉक्टर साहब से? हाँ जी पवन जी, आप है ना अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट पे हो। हाँ जी, आप बताइए। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। जी गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। हाँ सर, मैं पवन मिश्रा प्रयागराज से। सर ये कह रहे थे इस समय पेशेंट जो आते हैं सर डायबिटिक के और भी पेशेंट, तो कॉन्स्टिपेशन, पेट न साफ होने के पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं, तो क्या रीजन हो सकता है? कि खान पान भी उनका अच्छा है, तो उसमें क्या बताया जाए सर कि उनका ठीक रहेगा खाने के लिए? पेशेंट का एज कितना है, एज उम्र कितना है? पेशेंट सर 40, 42, 45। तो आपने बोला कि हाँ ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और अच्छा सवाल है। जो डायबिटीज के मरीज होते हैं अक्सर वो आते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे शुगर का दिक्कत है, मैंने हिस्ट्री दिया है आपको, मुझे जो है ठीक से लेट्रिन नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है, क्या कर सकते हैं? तो उसमें आपको एक बात बोलना पड़ेगा कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनका डाइट क्या है। नंबर 1, डाइट देखना पड़ेगा। डाइट में क्या दीजिएगा यस। उनको? हेलो,
डाइट में उनको सर फ्रूट, सुबह फ्रूट और सलाद खाने की सलाह ज्यादा देते हैं कि आप खाने से पहले सलाद दीजिए, फ्रूट्स खाइए, हाँ, तो इसका ये एक मैं लिखाया जाता है समरी सर। आपको बताता हूँ कि फ्रूट्स तो आप दीजिएगा ही, लेकिन ओवरऑल जो एक टर्म है वो है फाइबर रिच डाइट। फाइबर तो अधिक मात्रा में जो है फाइबर डाइट में होना पड़ेगा। अगर फाइबर रिच डाइट है तो ये कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है लॉन्ग टर्म में जाके कम हो जाएगी, तो फाइबर डाइट इंक्लूड करना है। और नंबर 2, फ्रूट, जैसे आप बोल रहे हैं फ्रूट और सलाद। सलाद एवरी टाइम पॉसिबल नहीं होता, गांव में रिमोट एरियाज में अगर जाते हैं तो सब लोग जो है सैलड अफोर्ड नहीं भी कर पा सकते, लेकिन एक फ्रूट या फल सब अफोर्ड मोर और लेस कर ही सकते हैं। तो उनको बोलिएगा कि एक फल जो है हमेशा लेना ही है, जो भी फल हो, जो भी फल हो, हाँ, जो उनके गांव में है, खेतों में है, केला मिल गया, जो भी मिल गया। अनार तो पॉसिबल नहीं होगा, केला तो इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो वो फ्रूट एवरीडे डाइट में लेना ही है। ओके, ये टाइमिंग कुछ भी हो सकता है सर, खाना खाने के पहले बात कुछ भी? खाना खाने से पहले मत दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं हजम नहीं कर पाते हैं खाली पेट में। ठीक है, खाना खाने के बाद ही दीजिएगा। वैसे तो खाली पेट में खाए तो ठीक है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत बोलेंगे डॉक्टर साहब आप तो बोल दिए कि खाली पेट में खाना है, अभी तो पेट एकदम जलन जलन कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, आप तो क्या ही बोल दिए हमको, है ना। तो बेहतर है खाना खा लिए, पेट भर गया है, उसके बाद आप उनको जो है एक फल खाने दीजिए, ठीक है। हाँ, तो और वो बात। फाइबर्स के लिए क्या ज्यादा दिया, हाई फाइबर के लिए और सब क्या दिया जा सकता है? सॉरी, आपका सवाल मैंने नहीं सुना। और इस हाई फाइबर्स के लिए और क्या दिया जा सकता है डाइट सर? हाई फाइबर के लिए अभी देखिए गांव में तो फ्रूट वगैरह में ज्यादा पॉसिबल होगा, क्योंकि वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा अवेलेबिलिटी करवा सकते हैं तो ओट्स दे सकते हैं। सब तो नहीं ले ओट्स? पाएंगे, लेकिन हाँ ओट्स, हाँ, ओट्स में अच्छा। फाइबर है। अगर ओट्स पॉसिबल है तो ओट्स दे दीजिए। आप ऑरेंजेस दे सकते हैं, ऑरेंजेस अगर ठंड का मौसम है, अभी ऑरेंजेस तो आ ही जाएंगे, है ना। तो ऑरेंज, एक ऑरेंज ले लिया, धूप में बैठे बैठे ऑरेंज एक खा लिया, अच्छा भी लगेगा, फाइबर भी होगा, है ना। थैंक यू सर, थैंक हाँ हाँ, यू, थैंक बहुत यू, अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू, थैंक यू। बहुत गुड बहुत आफ्टरनून धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाँ जी सर, तो पूछिए सर, कौन सर सर। गुड आप पूछ रहे हैं कुछ? हेलो। हेलो, हमारे और कोई हेल्थ हेलो, पार्टनर जो सर से पूछना चाहते हैं? हाँ जी सर, पूछिए। गुड आफ्टरनून, कृष्ण कुमार बोल रहा हूँ सर, सतना से। बढ़िया, गुड आफ्टरनून, बताइए कृष्ण कुमार जी। सर जैसे डायबिटिक है, 40 साल है एज, उनको अंगूठे में, पैर के अंगूठे में हल्का सूनपन महसूस होता है, अच्छा सेंसेशन कम होता है थोड़ा जी। अच्छा और अच्छा, जैसे कितने फिंगर दिनों में, से? फिंगर की जो गैप है अच्छा, वहाँ कितने? हल्का बूंद सा हो गया है, वो हीलिंग नहीं हो रही घाव की। अच्छा, तो घाव बन गया है अभी? हाँ, फिंगर्स के बीच में जो लास्ट वाली फिंगर होती है और दोनों के हाँ, बीच में जो गैप होता है उसमें हल्का बूंद है और व्हाइट हम्म, व्हाइटनेस रहता है, घाव फिर नहीं होता। और अच्छा, ये अंगूठे के जो टच होते हैं उनमें सेंसेशन हल्का कम हो रहा। ये कितने दिनों से हो रहा है? 1 महीना, 2 महीना हो गया? लगभग लगभग साल भर से, कितना महीना हो गया? लगभग 1 साल से। 1 साल से। अच्छा, अभी मैं 5 मिनट पहले वही चीज को बताया था, डायबिटिक न्यूरोपैथी। पेशेंट बहुत जी पुराना जी मरीज होगा शुगर का, तो शुगर पनप रहा है शरीर के अंदर, साइलेंट किलर, पैरों में चला गया, नसों में चला गया। डायबिटिक न्यूरोपैथी जो एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज का, उनका चालू हो चुका है। अभी बहुत ही एक्चुअली आवश्यक है कि हम, जो अभी डेंटिस्ट डॉक्टर साहब भी हमें पूछे थे कि फुट केयर में क्या कर सकते हैं। पहले तो है, ऐसे सैंडल्स उनको देने पड़ेंगे कि उनको खाली पैरों में जी रहना ही नहीं पड़े, ठीक है। एक स्लीपर जी आता जी है आपका जिसमें हम उंगलियां ऐसे फंसा के पहनते हैं, है ना। पहला वाला, दूसरा वाला उंगली फंसा के पहनते हैं, वो वाला ये नहीं पहन पाएंगे। लेकिन और एक दूसरा वाला आता है जो पूरा फिंगर्स को कवर करता है ऊपर से, वो वाला पहन सकते हैं, पहली जी बात। और दूसरी बात ये है कि
डायबिटीज होने के बाद पेशेंट का इम्यूनिटी भी डाउन हो जाता है। इसी वजह से अगर एनवायरनमेंट में बालू में हो गया, सैंड में, घास में, सारे एनवायरनमेंट में कोई अगर इन्फेक्शन है तो स्किन इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है। तो मुझे लगता है पेशेंट का ये कंडीशन देखते हुए कि कितना ज्यादा है, क्या है, नहीं है, उनको थोड़ा एंटीबायोटिक्स देना भी सही रहेगा, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट वगैरह। और अगर फिर भी ठीक नहीं होता तो क्या क्या इन्फेक्शन हो सकते हैं, अगर पस वगैरह निकल रहा है तो उसका जी सर। एग्जामिनेशन थोड़ा करना पड़ेगा। लेकिन जी जी इन्फेक्शन थोड़ा चालू हो गया है तो जी। अब देखिए थोड़ा, ठीक है। HbA1c कराया था 8.4 था। हाँ, शुगर तो है 6.5 और से नीचे, 6.5 से नीचे होना चाहिए। जी जी, और शुगर जैसे फास्टिंग करते हैं तो उसमें 110 से लेकर के और 130 तक रहता है, और पीपी उनका 180 तक जाता है। बीपी काफी बढ़ा हुआ है। खाने के 2 घंटे बाद 180 170 तक रहता है, और खाली पेट 110 130 तक रहता है। अच्छा, शुगर खाने के बाद 180, खाने से पहले 110। जी। अच्छा, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा आपको, ये है जी। कि शुगर जब होता है टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 और टाइप 2 होता है डायबिटीज, तो ये पेशेंट जो है टाइप 2 डायबिटीज होंगे, 35 इयर्स के प्लस हैं, पहली बात। दूसरी जी। बात ये है कि फिलहाल तो उनका लेवल देख के लग रहा है कि वो कंट्रोल में है, लेकिन फिर जी। भी बहुत सालों से उनका शुगर चल रहा है, इसी वजह से उनका कॉम्प्लिकेशन थोड़ा चालू हो गया है ना। जी। और तीसरी चीज ये है कि लाइफस्टाइल, जब हम बोलते हैं डायबिटीज में क्या कर सकते हैं हम डायबिटीज को कम करने के लिए, तो एक जी। बहुत बड़ी चीज यहाँ पे आती है कि पेट में अगर चर्बी है उसको कम करना पड़ेगा भाई साहब। पेट जी। में जी। अगर बेली फैट, जी। बेली जी। फैट हमारे इंडियन पॉपुलेशन में बेली जी। फैट, जी। बैठे बैठे काम कर रहे हैं, पेट एकदम भारी सा हो गया, पेट निकल गया है, तो ये जी। तो कम करना पड़ेगा। और एक चीज है, अगर पेशेंट को कोई समस्या नहीं, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत नहीं है या ऐसा कुछ अगर नहीं है, तो हम लोग डाइट में जो है थोड़ा फैट दे सकते हैं, पेशेंट को प्रोटीन दे सकते हैं। जी। जी। इसका रीजन ये है कि अगर हम पेशेंट को फैट देते हैं खाने के लिए, फैट खा लिया पेशेंट, बहुत देर तक जो है भूख नहीं लगेगा। जी। जी। फैट जो है हजम करने में बहुत टाइम लगता है, तो पेशेंट को भूख नहीं लगेगा, और अगर पेशेंट को भूख नहीं लगता है तो शुगर लेवल उनका कंट्रोल में रहेगा। तो अगर पॉसिबल है जी। तो पेशेंट थोड़ा फैट दे सकते हैं आप, नंबर 1। जी। नंबर 2, जी। पेशेंट को प्रोटीन दे सकते हैं। प्रोटीन देने से भी जो है शुगर में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो अगर कोई आपको शुगर का पेशेंट मिले नेक्स्ट टाइम से, या फिर जी। इसी केस में, तो आप पहले तो देख लीजिएगा कि जी। पेशेंट का लिपिड लेवल वगैरह ठीक है या नहीं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह अगर वो ठीक है, नॉर्मल है, तब आप उनके डाइट में थोड़ा फैट्स इंक्लूड कर सकते हैं, उससे जो है जी। शुगर जी। बहुत कंट्रोल में रहेगा। और बाकी घाव का जो बोला, घाव का थोड़ा आप ऑइंटमेंट वगैरह दीजिए, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट जी। या जी। नहीं, और अगर फिर भी जी। पॉसिबल, और उनको अल्सर के बारे में समझाइए। अगर सेंसेशन अभी जा रहा है, बाद में जाके और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है। जैसे सर टैबलेट उनको डास बिडाएम आती है, उसको दे रहे हैं। हाँ हाँ, क्या आपने क्या बोला? टैबलेट डास बिडाएम अपने उसमें आती है फार्मेसी में, वो टैबलेट दे रहे हैं उनको। जी। एक ऑइंटमेंट ऐड कर दीजिएगा, कोई एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट। जी। जी। नहीं सर, एंटीसेप्टिक शुगर के लिए मेटफॉर्मिन, वोगलीबोस और वो करके टैबलेट आती है अपने इसमें, डॉस बिडाएम, वो टैबलेट चला रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करेंगे, इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन चल रहा है उनका, ट्रिपल कॉम्बिनेशन चल रहा है। जी। डाइट जी। पे जी। जैसे मैंने फैट इंक्लूड करने बोला, वो करवा दीजिएगा, और उसके साथ उनको थोड़ा जी। दौड़ाइए, थोड़ा फील्ड में दौड़ाइए, थोड़ा उनको जी। थोड़ा कसरत करवाइए, जी। जी। है ना। बिल्कुल सर। जी। लेकिन चप्पल पहन के। जी। जी। सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड बहुत बहुत आफ्टरनून। मनोज त्रिपाठी बोल रहा हूँ चित्रकूट से। जी जी बताइए सर बोलिए। बताइए, नमस्कार। सर ये बताइए, हेलो। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, बताइए।
मनोज त्रिपाठी बोल रहा हूँ चित्रकूट से सर। बताइए बताइए, मैं सुन पा रहा हूँ, बताइए। सर एक पेशेंट है, उनको मतलब बार बार उनकी प्लेट डाउन हो जाती हैं, अच्छा और जब भी फीवर आता है तो हमेशा प्लेट ही जो है डाउन होती है, हीमोग्लोबिन वगैरह ठीक रहता है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है कि पेशेंट का एज कितना है, पेशेंट का उम्र कितना है? उम्र सर 44 वर्ष। अच्छा, ये समस्या कितने दिनों से है? ये 1 सर साल हो लगभग गया? नहीं 2 साल से हो गए। 2 साल, अभी अच्छा। अभी जो है मेरे पास 8 तारीख को आए थे, तो मैंने उनका टेस्ट कराया था, तो 49,000 प्लेटें थी। अच्छा, कल प्लेटलेट फिर कम है उनका। हम्म, अच्छा, और कल फिर कल अच्छा फिर से कराया रिसेंट तो 17,000। कितना है, कल कितना था? कल 17,000। बहुत कम है प्लेटलेट। जी जी। अच्छा, तो और फिर आज उनका टेस्ट बाकी करवाए थे आपने? बुखार के बारे में बोला था, डेंगू वगैरह तो बहुत चल रहा है अभी, डेंगू वगैरह करवा लिया? डेंगू भी सर पॉजिटिव था, और आज फिर से मैंने कराया है तो आज 26,000 निकली। अच्छा, तो बढ़ा है, थोड़ा सा तो बढ़ा है, जी जी जी। थोड़ा बढ़ा है। अभी देखिए प्लेटलेट, पहले तो पहली बात तो अभी इंडिया में भयंकर वाला डेंगू चल रहा है, तो कोई सर भी केस आए, कोई मैंने भी केस आए, प्रदीप पहले तो आप डेंगू वाला करवा लीजिएगा। फीवर पैनल में जो जो विडाल हो गया आपका, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये आप जी पूरा मलेरिया हो गया, ये सब आप करवा लीजिएगा पहले, ठीक है? जी अभी तो जी इस पेशेंट का डेंगू पॉजिटिव है, 17,000 था, 24,000 आ गया है। डेंगू जी का एपिसोड खत्म होने दीजिए, डेंगू का ट्रीटमेंट खत्म होने दीजिए, उसके बाद अगर फिर भी जो है पेशेंट पूरा प्रॉब्लम यही रहता है, तब तो पूरा बढ़िया से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। कुछ जी जी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका प्लेटलेट ब्लड में जो है कम ही रहता है, जन्म से कम रहता है, नंबर जी 1। या फिर कोई ऐसी बीमारी है, कोई कंडीशन ऐसा शरीर में है जिसकी वजह से प्लेटलेट नहीं बन पा रहा है, तो जी ये जी रूल आउट करना पड़ेगा। तो पहले इनका जो है डेंगू का एपिसोड खत्म होने दीजिए, और जी प्लेटलेट काफी हद तक कम है, और अगर जरूरत पड़ी तो उनको प्लेटलेट चढ़ाना भी पड़ेगा अस्पताल में जाके। तो वो सब जी होने के बाद जो है आप फिर से उनको फॉलो अप पे बुलाइए। बुलाने के बाद देखिएगा, फिर अगर प्लेटलेट उनका बार बार 2-3 महीने बाद कम आता रहता है, तब तो पूरा थॉरो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, या जी जी जन्म से है, या प्लेटलेट किसी कारण ब्लड पे नहीं बन पा रहा है, तो जी निकालना पड़ेगा, ठीक है? जी जी। प्रदीप सर को मैंने दिखाया था हम्म। अपने जियो के माध्यम से। हाँ हाँ, बाकी जो ट्रीटमेंट है वो चल ही रहा है अभी। ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। और सर एक निवेदन और है मेरा। बताइए। जैसे जो WBC होता है, हाँ जी। वो एक पेशेंट है, उसकी मतलब अभी बीच में 27,000 2700 थी, फिर अभी जो है 3700 है। हीमोग्लोबिन उनका हमेशा 6 ग्राम 7 ग्राम रहता है सर। उसमें एक हीमोग्लोबिन नहीं बहुत बढ़ रहा। इंपॉर्टेंट चीज हम बताएगा, पेशेंट का एज कितना है बताइए तो। एक वही मान के चलिए कि 35 साल 35 साल। फीमेल है। अभी फीमेल कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे जी पेशेंट्स होते हैं, एक जी केस मैंने एक बार देखा था, पेशेंट बार बार जी आता है अस्पताल में, कम हीमोग्लोबिन है, एक बार ब्लड जी दे दिया, दूसरी बार ब्लड दे दिया, 1 महीने बाद फिर से आता है। अगर ऐसे केसेस होते हैं, तब पहले जी आपको देखना पड़ेगा कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या फिर कुछ और है। आयरन की कमी की वजह से जो खून कम हो जाता है शरीर में, इसको जी हम जी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया मतलब खून कम है, ठीक है? जी तो जी जी बार जी। बार अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम होता है तो देखना पड़ेगा कि अच्छा, ये सर तो वो आयरन वाला चीज नहीं है, कुछ परमानेंट और। जो है 8 ग्राम तक जाता है, हाँ, उसके ऊपर नहीं बढ़ रहा। नहीं बढ़ रहा, तो अगर आयरन वाला चीज नहीं है, आयरन का प्रोफाइल करवा लिए। सब कुछ आपका आयरन वाला है ही नहीं। नंबर 2 में क्या आ जाएगा आपका, विटामिन B12। एक दूसरा टाइप का कारण भी है जिसकी वजह से जो है खून कम हो जाता है, इसको B12 बोलते हैं, B12 विटामिन। जी 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 B12 का आप एक बार जो है पेशेंट का टेस्ट करवाइए, ठीक है? जी जी B12, अगर B12 भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जी फिर तो एक लंबा चौड़ा लिस्ट है इन्वेस्टिगेशन का। थैलासीमिया है आजकल, बहुत सारे पेशेंट होते हैं, थैलासीमिया हो जाता है, ब्लड नहीं बन पा रहा शरीर में, जन्म से ही यह प्रॉब्लम है,
वो लोग पेशेंट में अस्पताल में बार बार जाते हैं, ब्लड लेते हैं, तो थैलासीमिया का टेस्ट करना पड़ेगा। अगर ये दोनों कारण नहीं निकलता तो आप पूरा चले जाइए थैलासीमिया वगैरह। ठीक है, जी जी तो देख लीजिए, थोड़ा मॉनिटर, लॉन्ग टर्म केस है, इजीली तो अभी पता नहीं चलेगा, है ना। B12 पहले आप करवाइए, B12 करवाइए आप। B12 हाँ, B12 कम आएगा, आप देख लीजिएगा, कम आएगा पेशेंट का B12। जी 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 ठीक है सर, थैंक ठीक है, थैंक बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने थैंक इतने यू। अच्छी हमारे हेल्थ पार्टनर को जानकारी दी। और सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे ना सर, डायबिटिक से रिलेटेड। हाँ सर, बताइए जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है तो सर कि एक टर्म होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो सर इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोई रोल है डायबिटिक पेशेंट के लिए? हाँ है। अभी देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग का रोल है। क्या आप सदगुरु के बारे में जानते हैं? जैसे हाँ, तो सदगुरु ने भी जो है रिसेंटली 2-3 महीने पहले फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बोला था। फास्टिंग करने से शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इन चेंजेस की वजह से जो है इंसुलिन अगर ठीक है, पैंक्रियास अगर ठीक है, तो इन सब में भी जो है एक रिएक्शन बनता है, जिसके कारण जो है फास्टिंग की वजह से पेशेंट को बहुत लाभ होता है। और एक टाइम मिलता है बॉडी को कि जो फूड आप खाए हो, जो फूड गया है वो बाहर चला गया, है ना। बाहर जाने के बाद एक टाइम मिलता है और एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स जो इंटेस्टाइन्स में होते हैं, सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकलने का भी जो है एक मौका मिलता है। तो इससे एक अच्छा रिजल्ट पॉसिबल है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और थैंक बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं और इतनी अच्छी जानकारी दी है हमारे हेल्थ पार्टनर्स को सभी को। और सर यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। और थैंक मेरे यू, सभी हेल्थ पार्टनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल कर ज्वाइन किए हैं यहाँ पर। थैंक यू, सबको बहुत थैंक यू। और मैं आशा करता हूँ कि सब कोलैबोरेट करें हमारे साथ। जितने हमारे अभी पार्टनर जिन्होंने सवाल पूछा, सब कोलैबोरेट करें, सब आए। पेशेंट के लिए थोड़ा सुविधा होगा, हमारे लिए भी। नए नए केसेस आप लाएंगे, केसेस को देखेंगे, डिस्कस करेंगे, और जितना पॉसिबल होगा अच्छा ट्रीटमेंट हम देने की कोशिश करेंगे, है ना। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।